देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मेटल्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। किसके बारे में? आज की क्लास में हम लोग नॉन मेटल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन कवर कर रहे हैं और हर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पूरा डिटेल में समझाते भी हैं। और आप अगर इन सारे लेक्चर को अगर पूरा देखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस क्या होना चाहिए कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। कोई भी नया वीडियो अगर 10 से रिलेटेड ही इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो आपका सपोर्ट होता रहेगा। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इन द प्रीवियस क्लास आपने पहले की क्लास में यू हैव लर्नड दैट, आपने सीखा होगा देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल, यानी कि कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, यानी कि जिनकी तुलना हम क्या करें, मेटल से करें। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, अगर कुछ नॉन मेटल की एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन है हमारा, जिसका सिंबल सी होता है। सल्फ़र का क्या होता है? एस होता है। आयोडीन का आई होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। ये हमारे लिखे हैं नॉन मेटल के एग्जाम्पल। क्या लिखे? कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है। ये सब आपको आते भी होंगे। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, और एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नॉन मेटल होते हैं या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस की फॉर्म में ज़्यादातर अधिकतर सभी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि जो हमारा एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है वो सॉलिड लिक्विड में नहीं पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा मात्र जो ब्रोमीन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए। क्या जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के सेम होती हैं? चलिए आगे तुलना करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी लिखी है 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, यानी कि आपको क्या लेना है? कोल लेना है, कोयला लेना है, ग्रेफाइट लेना है। ये कार्बन के ही, कोल और ग्रेफाइट ये सब क्या है? कार्बन्स के ही बने हुए हैं। सल्फर लेना है, आयोडीन लेना है। कैरी आउट द एक्टिविटीज़ 3.1, 3.4, 3.6 जो हमने पढ़ा था। विद दिस नॉन मेटल्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए हम आगे पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जो कि हमने टेबल 3.1 में कवर किया था। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मेटल की और नॉन मेटल की। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट, आप वहाँ से समझ गए होंगे, दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलोन, यानी कि सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एज देयर आर मैनी एक्सेप्शन, क्योंकि क्या है? बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। पहला लिखा हुआ है ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि सभी मेटल मरकरी को छोड़कर एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो कैसे होते हैं? सॉलिड में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5, यानी कि एक्टिविटी 3.5 में यू हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो पॉइंट, लेकिन जो गैलियम और सीजियम होते हैं उनका क्या होता है? ये भी एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा गैलियम और सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेटल होने के बावजूद भी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्चरस। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है लेकिन लस्चरस होता है। और लस्चरस किसकी प्रॉपर्टी है? लस्चरस हमारी मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसकी लस्चरस होता है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये कई सारे रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप, और अलग इन्हीं रूपों को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप बोलते हैं। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो डायमंड होता है वो भी क्या है? एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। कहाँ पर? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो कि
पाया जाता है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड है। नोन एज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी क्या होती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेफाइट क्या है? ये भी एक एलोट्रॉफ है कार्बन का। ये जो ग्रेफाइट है ये भी एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन है, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ बात कही गई है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, जिनको हम काट सकते हैं नाइफ से। दे हैव आल्सो डेंसिटी, लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो भी होती है वो बहुत लो होती है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासीफाइड एज मेटल, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल के तौर पे, नॉन मेटल के तौर पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं? एसिडिक होते हैं, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑन अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर जो मेटल्स होते हैं वो क्या देते हैं? बेसिक ऑक्साइड देते हैं। जो हमारे मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं। यू विल लर्निंग मोर अबाउट द मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, आप मेटल ऑक्साइड के बारे में आगे सीखेंगे। उसके बाद पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में सीखेंगे इन द फॉलोइंग सेक्शन, इसी सेक्शन में। फॉर दिस, इसके लिए कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल, क्या करना है? अलग अलग मेटल्स के सैंपल लेना है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारे के सैंपल लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नट इन एयर, क्या होता होगा जब हम मेटल को क्या करेंगे? बर्न करेंगे एयर में। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8, आपने देखा 3.8 में, दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डाइजलिंग साइन, यानी कि जब हम लोग कभी भी मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर में तो कैसी? डाइजलिंग विद फाइट फ्लेम, वो काफ़ी तेज़ी से बर्न होता है। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या इसी तरीके से सारे रिएक्ट करते हैं? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो कुछ नीचे एक्टिविटी दी गई है उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि क्या होता है कि जितने भी अगर मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर को जब हम लोग हीट करते हैं एयर में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। उसके बाद लिखा है रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, चैप्टर 2 जब आपने पढ़ा तो उसको याद करिए। अगर आपने अभी तक चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो उसका भी वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप देखिए जाके मिल जाएगा। हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो HCl के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, हम जानते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, वो क्या करते हैं? एसिडिक भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड बिहेवियर भी दिखाएं, एसिडिक और बेसिक भी दिखाएं, तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड क्या बोलते हैं? सच मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करें बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस से भी रिएक्ट करें और क्या बनाने लग जाएं? साल्ट और वाटर बनाने लग जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड
और वाटर बन जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी साल्ट और वाटर बनता है। ये दोनों क्या है, साल्ट ही तो हैं। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड, यानी कि ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। बट सम आर द डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या बना लेते हैं, वाटर के साथ अल्कली बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो हमारे सोडियम ऑक्साइड होता है या फिर जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये डिजॉल्व इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, अल्कली बना लेते हैं। ये हमारे अल्कली होते हैं। वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 3.9 में, दैट ऑल मेटल्स, कि जो हमारे जो मेटल होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं एट द सेम रेट, यानी कि सेम रेट के साथ। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, यानी कि जो अलग अलग मेटल होते हैं उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के प्रति। मेटल सच एज पोटेशियम, जैसे कि जो हमारे पोटेशियम है या फिर सोडियम है, ये रिएक्ट विगरसली, वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। दैट दे कैच फायर, वो क्या कर सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। इफ़ दे केप्ट इन ओपन, अगर उनको खुले में रख दिया जाए तब। हैंस टू प्रोटेक्ट देम, इसका बचाव करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ताकि आग ना पकड़े, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, इसलिए उनको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि जितना सामान्य तापमान होता है। द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, यानी कि जो मेटल होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं एक थिन लेयर की। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फर्दर ऑक्सीडेशन, इससे क्या होता है कि जब ये ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रुक जाता है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन जो होता है वो जब इसको हीट करते हैं तो बर्न नहीं होता है। बट आयरन फिलिंग्स, लेकिन जो आयरन के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन कर सकते हैं। व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, अगर उनको बर्नर के नीचे फ्लेम के साथ बेक करवाया जाता है। कापर डज नॉट बर्न, लेकिन जो कापर होता है वो नहीं बर्न होता है। बट द हॉट मेटल इज़ कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड, लेकिन वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर से कवर हो जाते हैं और कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन जो सिल्वर और गोल्ड हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इवन हाई टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए तब भी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर एक्टिविटी 3.9, यानी जब हम लोगों ने परफॉर्म किया एक्टिविटी 3.9, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सोडियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सभी मेटल्स में। द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज़ लेस विगरस, लेकिन जो उसके बाद मैग्नीशियम जो है कम होता है। दैट इज़ नॉट रिएक्टिव एज सोडियम, सोडियम की तरह रिएक्टिव नहीं होता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डज नॉट हेल्प अस डिसाइड टू, लेकिन सिर्फ क्या हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद ही हम क्रम बना सकते हैं कि कौन किससे रिएक्टिव है, तो ऐसा नहीं है। अबाउट द रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, कॉपर और लेड, लेट अस सी मोर रिएक्शन, इसके लिए हमें कई सारी रिएक्शन देखना पड़ेगा टू अराइव एट अ कंक्लूजन, ताकि हमें फाइनल रिजल्ट मिल सके अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, और फाइनल में हमें कंक्लूजन क्या मिल सके, ताकि एक रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज मिल सके। अब हम लोग को सीखना है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे लिखा है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, जब हम लोग मेटल को रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, जो हमारे मेटल ऑक्साइड ये बनते हैं ये वाटर में डिजॉल्वेबल होते हैं। इट इज़ फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जब अगर इनको मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन जितने सारे मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, जैसे कि मेटल हम ले लें पोटेशियम या फिर सोडियम, रिएक्ट वायलेंटली, ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं एक कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भी।
इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के केस में द रिएक्शन इज सो वायलेंट, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है, एंड एक्जोथर्मिक है कि उसके साथ साथ हीट भी निकलती है, दैट दे इवॉल्व हाइड्रोजन, यानी कि वो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, इमीडिएटली कैचेस फायर, और आसानी से आग भी पकड़ सकती है। तो पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट भी निकलती है। इसी तरीके से जो हमारा सोडियम है उसको भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट भी निकलेगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये थोड़ा लेस वायलेंट होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। द हीट इज़ इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट, उतना हीट सफिशिएंट नहीं होती है फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ताकि हाइड्रोजन आग पकड़ सके, इतना नहीं होता है। तो कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसके बाद लिखा है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करना, बहना शुरू हो जाता है, बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो चिपक जाती है किसके साथ, सरफेस ऑफ मेटल यानी धातु की सतह के साथ। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ। इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ, ये भी क्या करना शुरू कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बनता है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से जो चिपक जाते हैं इसकी सरफेस पर। उसके बाद लिखा कि जैसे मेटल लाइक जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारे रिएक्ट नहीं करते हैं ना ही कोल्ड वाटर से, ना कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से। कौन, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं। बट दे रिएक्ट विद द स्टीम, ये किससे करते हैं, स्टीम, यानी कि जो हमारा वाटर होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, गैस की, इसी को हम बोलते हैं स्टीम। इसी को क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बट दे रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ, यानी कि ये जो है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये वाटर के स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, वाटर किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। मेटल सच एज लेड ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ। अब यानी कि हम लोग क्या करवाएंगे, मेटल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एसिड के साथ कराना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले ही सीख चुके हैं, दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन, यानी कि जब मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक तो साल्ट बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब कभी भी जो हमारे मेटल हैं उनको किससे साथ कराएंगे, एसिड कराएंगे, तो हमें हमेशा हमारा साल्ट बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखकर भी दिखा दिया गया है कि जब हम मेटल को रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या इसी तरीके सभी करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट इक्वेशन फॉर द मैग्नीशियम एंड, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन को रिएक्शन कराइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बताइए क्या बनेगा। हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, लेकिन कभी भी अगर मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, नाइट्रिक एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3, आपको मालूम होना चाहिए। तो मेटल को कभी भी जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको कारण पता होना चाहिए क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड प्रोड्यूस वाटर, और क्या बना देता है, वाटर बना देता है। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है।
बट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट टू इवॉल्व। लेकिन कभी भी हम लोग जब मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज को रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस केस में क्या होता नहीं होता होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होता होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11, आपने एक्टिविटी 3.11 देखा, दैट द रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। यानी बबल्स बनने का सबसे ज़्यादा किस में बन रहे थे, मैग्नीशियम में बन रहे थे। द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक, और वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक भी थी। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द आर्डर, यानी कि जो रिएक्टिविटी का आर्डर क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है रिएक्टिविटी का आर्डर बन जाएगा, आपको याद कर लेना है। इन द केस ऑफ कापर, यानी कापर के केस में नो बबल्स वर सीन, कोई भी बबल्स नहीं देखा जाएगा, नहीं बबल्स मिलता है। एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। दिस शोज दैट कापर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कापर है वो हाइड्रोजन के साथ HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं वो अदर मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। क्या होता है कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि जो काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, वो विस्थापित कर सकते हैं। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, विस्थापित कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो कम रिएक्टिव मेटल है उनको, फ्रॉम देयर कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे 2-3 एलिमेंट मिलके जो बनाते हैं, सॉल्यूशन, उनके ही सॉल्यूशन से। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, और हम लोग पहले के सेक्शन में देख चुके हैं कि सारे जो मेटल होते हैं वो बराबर ही रिएक्टिव नहीं होते हैं। वी चेक द रिएक्टिविटी और वेरियस मेटल, वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन। हम लोगों ने रिएक्टिविटी चेक भी किया था, किसके साथ रिएक्शन करा करके, ऑक्सीजन के साथ। वाटर एंड एसिड, वाटर के साथ भी करवाया, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ करवाया। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट, यानी कि जो मेटल होते हैं वो सब एक बराबर ही इक्वली नहीं करते हैं। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स विद कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज बनाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1, आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इस चैनल पर इसके वीडियोस हैं, देखिए। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी इफ़ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी। ये कैसे ये रिएक्शन की अगर डिफिनीसन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो कोई मेटल ए हो, वो मेटल बी को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे मेटल बी के सॉल्यूशन से। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, यानी जो मेटल ए होगा वो क्या होगा, बी वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा यहाँ पर मेटल ए है, यहाँ पर हमारा मेटल ए है, वो रिएक्ट कर रहा है मेटल बी के सॉल्यूशन से, और मेटल ए क्या कर रहा है, इसके सॉल्यूशन से मिक्स हो जा रहा है और मेटल बी को ही डिस्प्लेस किए दे रहा है। मेटल बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया इसके ही सॉल्यूशन से, इसके ही सॉल्यूशन से, और जो ए मेटल था वो इसके सॉल्यूशन से मिल गया जाके। यहाँ पे लिखा है विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो बताइए यहाँ पर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.12। तो आपने जो पढ़ा था, बाकी अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आज से आप लोग पता लगा लेंगे कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है कि एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। द रिएक्टिविटी सीरीज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी।
यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो क्या है, लिस्ट ऑफ मेटल है, यानी कि इसमें कई सारे एलिमेंट की लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट ऑफ मेटल है जिनको अरेंज किया गया है कि उनके ही रिएक्टिविटी रिएक्शन की कितने तेज करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.9 टू इतनी, द फॉलोइंग सीरीज इन नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए। लिखा है एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं या फिर रिलेटिव एक्टिविटी सीरीज भी रिएक्टिविटीज सीरीज ऑफ मेटल भी बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ही बोलना है, एक्टिविटी सीरीज बोलना चलेगा दोनों। इसमें ऊपर से पोटेशियम लिखा है, सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है। ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी कई सारे ट्रिक भी हैं कि ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कनाका, ये कनाका भी बोल सकते हैं, मगलजन, और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आपको याद कर लेना है और क्रम में ही याद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सारे क्रम में ही आपको याद होना चाहिए। चलिए पार्ट 2 यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ और आपका पार्ट 3 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।